Hi, welcome to the second lecture of work energy in school level series. See, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क, वर्क होता क्या है, हाउ वी कैन फाइंड द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एंड हाउ वी कैन फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी. तो हमने ये देखा था कि ग्रेविटी में अगर कोई पार्टिकल है एम मास का, उससे आप एच हाइट ऊपर ले जाते हो तो ग्रेविटी कितना वर्क करेगी, माइनस एम जी एच. और अगर आप एच हाइट नीचे लाते हो तो ग्रेविटी विल डू अ वर्क ऑफ प्लस एम जी एच. आज सेकेंड लेक्चर में हम स्टार्टिंग कर रहे हैं विद अ प्रॉब्लम इन विच सम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज इन्वॉल्व. एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया जिसकी साइज होगी. ठीक है, तो देखिए जब भी आप किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो इट कैन बी ट्रीटेड, अगर आपका मान लो ग्रेविटी में उसका वर्क निकालना है, उसका मूवमेंट हुआ है, तो इट कैन बी ट्रीटेड एज अ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ पार्टिकल. आप पूरे ऑब्जेक्ट को क्या मान सकते हो, एक पार्टिकल मान सकते हो. कहां पे, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे. ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पॉइंट की एप्लीकेशन की एक प्रॉब्लम करते हैं. सी, सपोज आपको एक प्रॉब्लम दी जाए कि a chain is placed on a frictionless table such that 1/5 part is hanging down. ठीक है, तो मान लो आपको एक चेन दे दी गई है and chain is kept on a frictionless table और इसका कितना पार्ट हैंग कर रहा है, 1/5 पार्ट. ठीक है, 1/5 पार्ट इज हैंगिंग बिलो द टेबल. ठीक है, if the length of the chain is L and the mass is M, how much work will be done in pulling up the hanging part of the chain back on the table? Now you are given the total length of the chain as well as the mass of the chain. तुम्हें पता ये लगाना है कि अगर आप इस हैंगिंग पार्ट को खींच के वापस टेबल पे ले आओ तो आपको कितना वर्क करना होगा. ठीक है, बेसिकली द प्रॉब्लम वांट्स टू नो द वर्क डन बाय यू टू पुल द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल. अब आप एक पॉइंट यहाँ पे देखो, फ्रिक्शन है नहीं, सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ. तो जब आप इस हैंगिंग पार्ट को पुल करोगे, खींचोगे, तो ग्रेविटी उसको अपोज करेगी. यानी बेसिकली जो आपको वर्क करना होगा टू पुल द हैंगिंग पार्ट, यू हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी. पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि अपने को जो भी वर्क यहाँ पे करना होगा ना, टू पुल द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल, दैट इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. वर्क डन to pull the hanging part is what? Work done against gravity. ठीक है, यानी अब आपको करना क्या है कि बेसिकली आप ये पता लगा लो कि ये हैंगिंग पार्ट को जब आप ऊपर लाओगे तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कितना करना है. ठीक है, नाउ लेट्स सी. अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि अब देखो ये जो पूरा हैंगिंग पार्ट है इसका मास कितना होगा, व्हाट विल बी द मास. तो यू कैन से कि भाई टोटल मास कितना है m, और कितना पार्ट हैंग कर रहा है 1/5. तो इसका जो मास होगा उसको आप लिख सकते हो स्मॉल m/5. यस और नो, 1/50 मास तो होगा इसका हैंगिंग पार्ट का. ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी होगी, तो इसकी लेंथ होगी l/5. यस और नो, क्योंकि टोटल लेंथ l है तो इसकी लेंथ होगी l/5. हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर आप किसी पार्टिकल को, पार्टिकल की अगर मैं बात कर रहा हूं, किसी पार्टिकल को अगर आप h हाइट ऊपर ले जाते थे तो हमने लेक्चर 1 में देखा था कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आता था, -mgh. ठीक है, अब यहाँ पे ये पार्टिकल नहीं है, आप देख सकते हो जो हैंगिंग पोर्शन है उसकी साइज है वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है. एक्सटेंडेड मतलब उसकी साइज है. ठीक है, आज मैंने आपको ये बताया कि जब आप ग्रेविटी में वर्क निकालोगे और कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो पूरे ऑब्जेक्ट को आप क्या मान लो, पार्टिकल. कहां पे, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे. कहां पे, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे. यानी अगर आप इनिशियल इंस्टेंट देखो और आपका ये हैंगिंग वाला पार्ट है ना, ये हैंगिंग वाला पार्ट है, इसकी लेंथ कितनी है l/5 और इसका मास कितना है m/5. तो आप ये केवल मैं हैंगिंग पार्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि उसी को आपको पुल करना है, हैंगिंग पार्ट. ठीक है, तो इसको आप क्या मान लो, पार्टिकल. कहां पे, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे. यानी यू कैन विजुअलाइज समथिंग लाइक दिस. अब आप ये देखो, आप क्या मॉडल विजुअलाइज कर सकते हो कि यहां पे तुम्हारे पास एक पार्टिकल है. ठीक है ना, कितने मास का, m/5 का, और ये टेबल के सरफेस से कितना नीचे होगा. तो मान लेते हैं ये हाइट h है, तो भाई ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो h जितनी टोटल हैंगिंग लेंथ है उसका आधा ही तो होगा ना.
तो क्या अगर ये तुम्हारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये h है तो क्या ना इससे h विल बी l, इसका हाफ कर दो l/5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा l/10। तो ये जो हैंगिंग हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पे हैंगिंग डेप्थ होगी वो कितनी होगी l/10। ठीक है, अब आप इससे पुल बैक कर लिए तो फाइनली इट इज पुल्ड ऑन टेबल। तो देखो अब जब ये टेबल पे आ जाएगा तो जो हैंगिंग पोर्शन था चेन का, नाउ इट विल बी ऑन द टेबल, यस और नो। यानी अगर तुम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कॉन्सेंट्रेट करो क्योंकि वर्क तो उसी से निकलेगा, तो क्या ना इससे फाइनली सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां आ गई, फाइनली जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी यहां आ गई और आप वहीं पे क्या माने हो, पूरा हैंगिंग पोर्शन के मास को एज अ पार्टिकल। ठीक है, तो ये हो गया। तो दैट वाज योर इनिशियल कंडीशन, ये हमारी इनिशियल कंडीशन हो गई, ये हमारी फाइनल कंडीशन हो गई। कैन यू सी व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सिंपली रिप्रेजेंटिंग द होल हैंगिंग पार्ट एज अ पार्टिकल पॉइंट मास, कहां पे, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। यानी अब तुम्हारी सिचुएशन ये हो गई कि दिस इज इक्विवेलेंट इन सेइंग कि अगर हम एक पार्टिकल ले लें कितने मास का, m/5 मास का, तो ये ग्रेविटी में ऊपर गया है कितनी हाइट, l/10 हाइट। यही हो गई ना इसकी इक्विवेलेंट सिचुएशन, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना ऊपर आई, l/10, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही तुमने पूरी हैंगिंग पार्ट को क्या माना है, पार्टिकल। तो यानी m/5 मास का पार्टिकल l/10 h हाइट ऊपर आ गया। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो आप कहोगे माइनस टोटल मास GH, दैट इज माइनस m/5 G l/10, यानी माइनस mgl/50। तो दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब आपको अपना वर्क पता लगाना है, यानी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। सो वर्क डन बाय यू is what, negative of the work done by gravity, as we have seen in the previous lecture कि जो एक्सटर्नल एजेंट एक वर्क करेगा वो ग्रेविटी के अगेंस्ट करेगा, तो ग्रेविटी का वर्क का उल्टा आएगा। तो आंसर विल बी mgl/50, दिस विल बी योर आंसर। गॉट द पॉइंट। तो इस प्रॉब्लम में हमने ये देखा कि इंस्टेड ऑफ अ पार्टिकल देयर इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। जो हैंग कर रहा था वो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था, तुमने उसका मास निकाल लिया टोटल मास के हेल्प से, तुमने उसकी लेंथ निकाल ली टोटल लेंथ के हेल्प से, और फिर उस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को क्या मान लिया, पार्टिकल। कहां पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। और फिर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना ऊपर आ गई, l/10। तो आप उसके लिए फॉर्मूला लगा दिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mgh। ठीक है, चलिए। तो यहां हमने एक इलस्ट्रेशन देखा, हाउ यू कैन फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी और द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी व्हेन सम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, दैट इज द ऑब्जेक्ट विच साइज इज मूविंग इन the influence of gravity. Now see the next problem. A man moves on a straight horizontal road with a block of mass 2 kg in his head. If he covers a distance of 40 meters with an acceleration of 0.5 meter per second square, find the work done by the man on the block during the motion. Now see, in this problem, the man is moving on the road with some luggage or some weight on his head. ठीक है, एक आदमी है और ये कुछ वेट अपने हेड पे रखा हुआ है, और जो ये अपने हेड पे रखा है वो मास कितना है, 2 kg, और इसने 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। कितना, 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ हाउ मच, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको पता लगाना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैन ऑन द ब्लॉक। तो आपको बताना है मैन ब्लॉक पे कितना वर्क करेगा ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है, अब यहां पे आप एक पॉइंट देखो, मैंने आपको लेक्चर 1 में एक इलस्ट्रेशन दिया था, इनफैक्ट हमने स्टार्टिंग की थी कि व्हेन समबडी इज कैरिंग सम लोड और लगेज ऑन द हेड एंड द पर्सन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देयर वाज अ कीवर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी। उस केस में वो आदमी उस लगेज पे कोई वर्क नहीं करता था, याद है क्यों, क्योंकि उस केस में जो नेट फोर्स वो आदमी लगाता था और जो डिस्प्लेसमेंट होते थे वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते थे, तो एक का दूसरे पे कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, तो इन दैट केस द वर्क वुड हैव बीन जीरो।
यहां कांस्टेंट वेलोसिटी का केस नहीं है, समझिएगा, यहां कांस्टेंट वेलोसिटी का केस नहीं है। सपोज करो आप ग्राउंड से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ठीक है, यू आर अ ग्राउंड ऑब्जर्वर, ठीक है। और अब अगर आप ब्लॉक को देखते हो, तो अगर मैं आपसे पूछूं आपको ब्लॉक किस मोशन में दिखेगा, तो आप कहोगे इट विल बी इन एक्सेलरेटेड मोशन, यस और नो? क्योंकि आप ग्राउंड से देख रहे हो और जो ब्लॉक है वो उस आदमी के, जो उसको लेके चल रहा है, उसके सर पे रखा हुआ है ना। तो भाई जो आदमी की एक्सेलरेशन होगी वही ब्लॉक की होगी, कोई इसमें डाउट नहीं है ना। जो तुम्हें आदमी की एक्सेलरेशन दिखेगी वही ब्लॉक की दिखेगी। दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो कितनी दिखेगी? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर आप अपनी डायनेमिक्स का नॉलेज लगाओ कि क्या क्या इस ब्लॉक पे फोर्सेस लगेंगी, तो कैन वी से कि इस ब्लॉक पे एक तो नॉर्मल फोर्स लगेगी, एक इसका वेट लगेगा। ये एन कौन लगाएगा? बाई मैन। और ये कौन लगाएगा? प्लैनेट, एम जी, बाई प्लैनेट। अब आप देखो वर्टिकल तो कोई मोशन हो नहीं रहा, ये सुनो, समझ रहे हो ना? ये इस पे देखो एन लगा और एक ब्लॉक पे क्या लगा? एम जी। तो वर्टिकल तो कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो अगर वर्टिकल कोई मोशन नहीं हो रहा है, सिंस देयर इज नो वर्टिकल मोशन, यानी वर्टिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव हो रही है, तो n विल बी इक्वल टू एम जी ना। n एम जी को बैलेंस कर देगा। यही तब भी होता था, याद है, जब कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से ब्लॉक लेके चले तब भी n और एम जी लगता था और n एम जी को बैलेंस कर लेगा। अब सवाल यहां पे ये है, क्या ये आदमी ब्लॉक पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगा रहा होगा? सवाल ये है कि ये जो आदमी ब्लॉक को अपने सर पे, हेड पे लेके चल रहा है, वो ब्लॉक पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगा रहा होगा? तो देखो तुम्हें दिख रहा है कि ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग राइट साइड, और n और mg इन दोनों का ही कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा, क्योंकि n वर्टिकल है, mg भी वर्टिकल है। इसका मतलब है कि अपार्ट फ्रॉम n, ये जो आदमी इसको हेड पे लेके चल रहा है, ये इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगाएगा, ये सुनो। क्योंकि देखो कॉन्टैक्ट फोर्स हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था, जब भी दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में होते हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। One is the perpendicular component, that is called the normal reaction. Another is the tangential component, that is the frictional force. तो एक तो यहाँ नॉर्मल लग रही है जो mg को बैलेंस कर दी, बट ये एक्सेलरेटेड मोशन नॉर्मल देगी नहीं। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन कहाँ से आ रहा है? बाय अ टेंजेंशियल फोर्स। यानी अपार्ट फ्रॉम n इन दिस केस, जो आदमी सर पे ब्लॉक लेके चल रहा है वो एक टेंजेंशियल फोर्स भी लगा रहा है, समझ रहे हो? और ये टेंजेंशियल फोर्स वर्क करेगी, यानी इस प्रॉब्लम में द वर्क डन बाय द मैन ऑन द लगेज विल नॉट बी जीरो। बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट है। इस प्रॉब्लम में द वर्क डन बाय द मैन ऑन द लगेज विल नॉट कम टू बी जीरो। जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, याद है, तो ये एफ नहीं लगती, तब आदमी केवल एन लगाता, और उस केस में एन डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर होती। तो अगर ये बंदा कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता तब वो कोई वर्क नहीं करता। बट ये प्रॉब्लम अलग है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो यानी ये आदमी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगा रहा है, और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इस एफ को निकाल लो। तो अगर आप न्यूटन्स लॉ लगाते हो तो एन तो एम जी को बैलेंस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एफ के वजह से ही ब्लॉक एक्सेलरेटेड मोशन में दिख रहा है। तो आप ग्राउंड पे खड़े होकर अगर न्यूटन्स लॉ लगाते हो तो आप कहोगे एफ इज इक्वल टू व्हाट? एम ए। So you will get the value of F as what? Mass is given to be 2 kg, and the value of A is what? 0.5 meter per second square, right? So your F will come to be 1 Newton. So this is the tangential force exerted by the man on the block which he kept on his head. अब आपको वर्क पता लगाना है कि वर्क डन बाय मैन, वर्क डन बाय मैन। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यू कैन सी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो वर्क के लिए आप इक्वेशन लगा दो एफ डॉट एस, तो एंगल विल बी 0 डिग्री, सो इट इज एफ एस cos of 0, so F is what? 1 Newton. Displacement, how much he traveled? 40 meter, and cos 0 we all know is 1, so work will come to be 40 Newton meter, that is joule, right? So this will be the answer for the work done by the man on the block.
अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, इन दिस केस द वर्क इज नॉट कमिंग टू बी जीरो. वर्क तभी जीरो आता अगर वो बंदा कैसे चलता, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता. ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी how we can find the work done by a constant force in terms of rectangular components. मान लो आपको, अभी तो आप देख रहे थे कि आपको वेक्टर f और वेक्टर s दिया था. तो अगर वेक्टर f और वेक्टर s फिगर में दिया है तो आप वर्क निकाल सकते हो कैसे, एफ एस कॉस थीटा. ठीक है ना, वर्क कैसे निकाल लेंगे, एफ एस कॉस थीटा. बट मान लो आपको वेक्टर f रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दिया है, जैसे x कंपोनेंट एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कंपोनेंट में दिया है, से वेक्टर एस इज डेल्टा एक्स आई कैप, या एस एक्स भी आप लिख सकते हो, डेल्टा वाई जे कैप डेल्टा जेड के कैप. डेल्टा मतलब हो गया चेंज इन एक्स, इसको आप ये भी लिख सकते हो एक्स एक्स आई कैप एस वाई जे कैप एस जेड के कैप. And if force is constant, suppose the force is constant, so you can apply work is what, F dot S वाली आप इक्वेशन लगा सकते हो. अब देखो यहाँ पे आप वेक्टर्स में जो डॉट प्रोडक्ट की बेसिक्स पढ़े हो वो अप्लाई कर दीजिए. तो अगर दो वेक्टर्स तुम्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दे दिए जाए तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो. दोनों के x रेस्पेक्टिव x कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड. ये आपका वर्क की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, वेरी सिंपल, नथिंग न्यू, सिंपली द एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल्स वी हैव सीन इन द डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वर्क डन व्हेन द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर गिवन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. Now let's see the illustration. Find the work done by a force F is equal to 3i minus 2j plus 4k. तो देखिए फोर्स की इक्वेशन आपको दी है 3i minus 2j plus 4k. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है 5i plus 5j minus 3k. ठीक है, ये आपको न्यूटन में दिया है, ये मीटर में दिया है, और आपको पता लगाना है कि ये फोर्स कितना पार्टिकल पे वर्क करेगी. तो एकदम सिंपल है. पहले तो देख लो फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि एफ डॉट एस लगाने के पहले बी 100% श्योर दैट यू आर डीलिंग विद अ कांस्टेंट फोर्स. तो देखो फोर्स के जितने भी कंपोनेंट्स है वो पोजीशन या टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं. कैन यू सी, वो किसी पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, यानी वो पोजीशन के साथ नहीं बदलेंगे, स्पेस में हर जगह वो सेम होंगे, और वो टाइम पे टी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है. ठीक है, यानी फोर्स इज कांस्टेंट. And since force is constant, you can apply work as what, F dot S. तो सीधे आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दो. तो इसका x कंपोनेंट 3 है और s का x कंपोनेंट 5 है. ठीक है, यहाँ का x कंपोनेंट -2 हो गया और यहाँ 5 हो गया. ठीक है, ये कितना हो गया 4 minus 3. So you will get 15 minus 10 minus 12. कितना आ गया -22 एंड प्लस 15 -7 जूल. तो दिस इज द वर्क डन बाय द गिवन फोर्स. ये सुनो, ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, तो बहुत सिंपल है, सीधे आपने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया. अच्छा, कभी कभी देखो प्रॉब्लम्स में हमें क्या दिया जाता है, हमें इनिशियल से फाइनल पॉइंट दे दिया जाता है. ठीक है, कि जैसे फाइंड द वर्क डन बाय अ फोर्स. फोर्स तो तुम्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दे दिया, और तुमसे क्या दिया, इनिशियली पार्टिकल यहाँ था 1 3 -2 पे. ठीक है, और से यहाँ से तुम बी पे ले गए 3 1 3 पे. ठीक है, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है आई, और ये फाइनल पॉइंट है, और आपको वर्क निकालना है. तो देखो ऐसे केस में सबसे पहले तो तुम क्या निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो मान लो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस है. अब देखिए जब आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हो तो ऐसे लिखते हो इस नोटेशन में x, y, z. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपकी वैल्यू हो गई x1 की, y1 की, z1 की. भाई ये x, y, z के क्या है, इनिशियल वैल्यू से. तो ये x1 हो गया, y1 हो गया, z1 हो गया. ये क्या हो गया, ये हो गया x2, y2 और z2. अब सबसे पहला काम करो आप इन कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से
जो यहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इनके हेल्प से तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लो। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा चेंज इन एक्स आई कैप प्लस चेंज इन वाई जे कैप प्लस चेंज इन जेड के कैप ना। भाई ये कौन सी वैल्यू दे देगा? ये एस एक्स देगा डिस्प्लेसमेंट का एक्स वाला कंपोनेंट, ये क्या देगा? एस वाई देता है, और ये क्या देगा? एस जेड देगा। ठीक है, ये सब वेक्टर्स में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो एस एक्स क्या होगा? चेंज इन एक्स, यानी एक्स टू माइनस एक्स वन। कितना है देखो? एक्स टू 3 3 माइनस 1 यानी 2 मीटर। एस वाई क्या होगा? चेंज इन वाई, यानी वाई टू माइनस वाई वन यानी 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 मीटर। और एस जेड क्या होगा? चेंज इन जेड, यानी जेड टू माइनस जेड वन यानी 3 माइनस ऑफ माइनस 2 दैट इज व्हाट? 5 मीटर। ठीक है, तो देयरफॉर अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप ये कंपोनेंट फॉर्म में लिख दो। तो एक्स वाला है 2, इसके साथ लगाओ आई कैप, वाई वाला आ रहा है -2 लगाइए जे कैप, और जेड वाला आ रहा है 5 लगाइए के कैप। पूरे को मीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सीधे तुमने फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब फोर्स कितनी दी है? 3i माइनस 2j प्लस 4k। तो फोर्स दी है 3i माइनस 2j प्लस 4k न्यूटन। ठीक है, अब आपको वर्क निकालना है। तो अब तो वही प्रीवियस प्रॉब्लम हो गई। तो फोर्स अगेन देख सकते हो तुम, कांस्टेंट है ना, वो एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रही है पोजीशंस पे, ना टाइम पे। तो कांस्टेंट फोर्स वाली इक्वेशन लगा दो, वर्क की एफ डॉट एस। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, 3 इंटू 2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो वर्क कितना आ जाएगा? 6 प्लस 4 प्लस 20, सो योर आंसर विल बी 13 जूल। ये आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके की जब भी प्रॉब्लम्स होगी कि तुम्हें इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स दे देगा, सबसे पहले आप क्या निकाल लो? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, सबसे पहले आप निकाल लीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फिर वर्क लिख दीजिए एफ डॉट एस या एस डॉट एफ, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्पिटेटिव। चलिए, नाउ लेट्स सी। देखो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वर्क इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ फोर्स। जो एजेंट होता है, जो वर्क करता है, वो फोर्स होता है। और अगर कई फोर्सेस लग रही हैं ऑब्जेक्ट पे, तो हर एक फोर्स का अलग वर्क होगा। हो सकता है कुछ के वर्क 0 हो, कुछ के नॉन 0 हो। ठीक, जब आप टोटल वर्क निकालते हो तो वो सम ऑफ ऑल द वर्क होता है। अब देखो, टोटल वर्क निकालने के दो तरीके हैं। इफ यू वांट टू फाइंड द टोटल वर्क ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर आप टोटल वर्क ऑब्जेक्ट पे पता लगाना चाहते हो, तो मैंने आपसे कहा इसके दो अप्रोचेस है। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है और इस पे से इट इज एक्टेड अपॉन बाई से 3 फोर्सेस। ठीक है, 3 फोर्सेस मान लो इस पे लग रही है, से F1, F2, F3। ये F1 है, ये F2 है, और ये F3 है। ठीक है, अब एक तरीका ये है कि आप हर एक फोर्स का इंडिविजुअल वर्क पता लगा लो। एक अप्रोच ये है, से दिस इज योर अप्रोच 1, फाइंड इंडिविजुअल वर्क। हर एक का आप इंडिविजुअल वर्क पता लगा लो, से W1, W2, W3 सो ऑन ना। मान लो इसने जो वर्क किया वो W1 किया, हर एक पे आप F डॉट एस लगा के वर्क पता लगा लो। इसने किया W2 से, इसने जो वर्क किया W3 किया। अब आप क्या कीजिए, टोटल वर्क के लिए, क्योंकि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी ना, इसमें कोई वेक्टर एडिशन नहीं होता है, तो टोटल वर्क के लिए जितने इंडिविजुअल वर्क है उनको क्या कर दो? एड अप कर दो ना। या तो ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे या 0 होंगे। तो टोटल वर्क के लिए जो भी तुम्हारे इंडिविजुअल वर्क्स आए हैं उन्हें जोड़ दो। ठीक, तो एक तो ये अप्रोच है कि हर एक फोर्स का इंडिविजुअल वर्क निकालो, हर एक फोर्स का इंडिविजुअल वर्क निकाल लो, और टोटल वर्क के लिए उन इंडिविजुअल वर्क को एड अप कर दीजिए। ठीक, अब देखिए सेकंड अप्रोच क्या है।
अब देखो अप्रोच 2 क्या है कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स निकाल लीजिए। यहां पे अभी हम इंडिविजुअल वर्क नहीं निकाल रहे। देखो सेकंड अप्रोच में क्या अंतर है, तुम ऑब्जेक्ट पे क्या करो, नेट फोर्स पता लगा लो। ठीक है, फाइंड नेट। नेट का मतलब समझ गए ना, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, फाइंड द नेट और द रिजल्टेंट फोर्स। अब ये वेक्टर एडिशन होगा। अब जैसे यहां देखो इस इलस्ट्रेशन में मैंने 3 फोर्सेस बना रखी हैं, तो अगर आपको नेट फोर्स पता लगाना है तो आप लिख सकते हो सिग्मा एफ एस वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3। ठीक है ना। अब आप मान सकते हो कि आपके ऑब्जेक्ट पे केवल ये नेट फोर्स लग रही है। अब आपको इंडिविजुअल फोर्सेस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको इंडिविजुअल फोर्सेस से कोई भी मतलब नहीं है। केवल आप ये लिख सकते हो, ये लिख दो या ऐसे लिख दो, जो आपकी मर्जी हो, लाइक दिस। ठीक है, यानी आप अब 3 फोर्सेस लग रही थी, 5 लग रही थी, 100 फोर्सेस लग रही थी, तुमने उनका रिजल्टेंट निकाल के एक फोर्स बना दिया, ये नेट फोर्स हो गई। अब जो आपको टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क, वो सिंपली आप क्या करो, फाइंड द वर्क डन बाय नेट फोर्स ना। अब ये जो नेट फोर्स आई है, ये एक सिंगल फोर्स है, इसका वर्क आप पता लगा लो। क्लियर है। तो आपके ऊपर है कि प्रॉब्लम में अगर मान लो आपको कई फोर्सेस दिए हैं और उनके टोटल वर्क की बात हो रही है, तो आपके ऊपर है कौन सा अप्रोच आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंस है। एक अप्रोच है कि हर एक का अलग अलग वर्क निकालो, हर फोर्सेस का अलग अलग वर्क निकालो और उन वर्क को एडअप कर दो। और एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या है कि आप पहले वर्क मत निकालो, आप फोर्सेस को एडअप कर दो और क्या पता लगा लो, रिजल्टेंट फोर्स। क्या पता लगाओ, रिजल्टेंट फोर्स। और फिर वो जो अकेली सिंगल रिजल्टेंट फोर्स आएगी, उसका क्या निकाल लीजिए, वर्क निकाल लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इससे कि हाउ वी कैन फाइंड द टोटल वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नो लेट्स सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कई जगह यूज होगा। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, मान लो उसमें कई फोर्सेस लग रही हैं एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसे इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना। सपोज इट इज एक्टेड बाय many forces, 3 forces, 5 forces, any n number of forces, but it is observed that it is moving with constant velocity. ठीक है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये की पॉइंट है। अब अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो 100% कैन यू से कि इट इज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम का ही केस होगा कि ना, अगर भाई कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो श्योरली यू कैन से कि जो उस पर नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी। अब 2 फोर्स लगे, 3 लगे, 5 लगे, 10 लगे, उससे मतलब नहीं है। श्योरली यू कैन से कि उस पर नेट फोर्स जीरो होगी, तो जो इस पर टोटल वर्क आएगा वो जीरो आएगा। या सुनो, तो कोई भी चीज अगर तुम्हें प्रॉब्लम में दी हो कि इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन में अगर है, तो तुरंत ये कंक्लूड कर लेना कि जो टोटल वर्क होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि भाई नेट फोर्स ही जीरो हो गई। इंडिविजुअल फोर्सेस वर्क कर सकती हैं, मान लो जैसे 3 फोर्सेस है, F1, F2, F3। ठीक है, ब्लॉक पे 3 फोर्सेस लग रही हैं। F1 ने कुछ वर्क किया, नॉन जीरो वर्क। F2 ने भी कुछ वर्क किया, नॉन जीरो वर्क। F3 ने भी कुछ वर्क किया, नॉन जीरो वर्क, से W1, W2, W3। बट इफ द ब्लॉक इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो श्योरली यू कैन से कि जो टोटल वर्क आएगा वो जीरो आएगा। जो टोटल वर्क आएगा वो जीरो आएगा, यानी W1 प्लस W2 प्लस W3 विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, तो दिस वी हैव सीन हाउ वी कैन फाइंड द वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस। ओके, नाउ लेट्स सी एक इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। सपोज वी हैव अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg and the block is pulled horizontally on a rough surface with a constant velocity. So we have a block और ब्लॉक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा है, उसको हॉरिजॉन्टली पुल किया जा रहा है। ठीक है, यानी जो उसका मोशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है। इट इज गोइंग समथिंग लाइक दिस। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर with a constant velocity, and also you're given it is moving with what? कांस्टेंट वेलोसिटी। ये भी आपको कह दिया कि कैसे चल रहा है ये, कांस्टेंट वेलोसिटी से। द अप्लाइड फोर्स इज 20 न्यूटन्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल।
और आपने इस पे एक फोर्स लगा रखी है, ठीक है। आप जब पुल कर रहे हो तो आप एक फोर्स लगाए हो, कितनी, 20 न्यूटन्स की, कितनी, 20 न्यूटन्स की, कितने एंगल पे, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ। फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब पूछ रहा है इस पे फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा। आपको फ्रिक्शन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, नथिंग इज गिवन। वी डोंट हैव एनी आइडिया कि फ्रिक्शन होगा नहीं होगा। ये तो कहा नहीं है स्मूथ सरफेस है तो हो भी सकता है, ठीक। और म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कुछ आइडिया नहीं दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। चलो सबसे पहला काम करते हैं कि पहले तो जो जो फोर्सेस हमें पता है वो बना लेते हैं। अभी फ्रिक्शन में नहीं बना रहा हूं, ठीक है, पहले मैं उन फोर्सेस को बना रहा हूं जो नोन है। तो एक तो पक्की बात है कि ग्राउंड या टेबल जिस पे भी ये चल रहा है वो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगी, ये सुनो, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, ठीक। एक इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड, ये सुनो, एक इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड, ठीक है। अब देखिए, अगर आप देखो इसका एफबीडी बनाते हो, अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो कि क्या क्या फोर्सेस आपके ब्लॉक पे लग रही है, ब्लॉक को मैंने क्या दिखा दिया, एज अ पार्टिकल। तो एक फोर्स आपकी अप्लाइड फोर्स है, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ है, एक mg नीचे। अभी मैंने फ्रिक्शन नहीं बनाया है, देखते फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं। ये F हो गया, ये N हो गया, और ये आपका mg हो गया, एंड इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, किधर, राइट साइड। और ये एंगल आपका दिया है कितना, 30 डिग्री, यानी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो राइट साइड है, या सुनो, जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो राइट साइड हो रहा है, ठीक है। नाउ सी, अभी आई हैव नॉट मेड फ्रिक्शन, I have not made friction yet. अच्छा, अब देखिए, कैन वी से सिंस द ब्लॉक इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, द नेट वर्क या टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक विल बी जीरो, यस और नो। अभी आपने जो पढ़ा है फंडामेंटल, उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारा ब्लॉक कैसे चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। और अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो उस पर जो नेट फोर्स होती है वो जीरो होगी, और अगर ये जीरो होगी तो जो टोटल वर्क होगा वो जीरो होता है। ये अभी मैंने आपको बताया ना, जो टोटल वर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो, यस और नो। तो ये पहला की पॉइंट मिल गया प्रॉब्लम में। अब दूसरा की पॉइंट है कि चलो अब देखते पहले जो नॉन एजेंट्स है फ्रिक्शन को छोड़ के वो क्या क्या वर्क करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट है राइट साइड, अभी मैंने तीन नॉन एजेंट बनाए हैं, एक नॉर्मल फोर्स, दूसरा अप्लाइड फोर्स, तीसरा वेट mg। तो नॉर्मल फोर्स कितना वर्क करेगी, से वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स को मैं डिनोट कर रहा हूं Wn। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कैन यू सी एंड टेल कि n और s के बीच का एंगल कितना होगा। तो भाई देखो n है इधर ऊपर, s है इधर, तो एंगल इज व्हाट, यू कैन क्लियरली सी 90 डिग्री। तो ns cos 90 डिग्री, तो आंसर विल बी जीरो, यानी नॉर्मल फोर्स कुछ भी वर्क नहीं करेगी क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है। व्हाट विल बी द वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो अब देखो mg किधर लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट किधर है, राइट साइड, एंगल इज व्हाट 90। तो फोर्स हो गया mg s cos 90, ये भी जीरो हो गया, यानी ये भी कोई वर्क नहीं करेगी। तो ये दो एजेंट तो वर्क कर ही नहीं रहे हैं, n और mg कोई वर्क नहीं करेंगे। अब है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट है राइट साइड, अप्लाइड फोर्स F है और एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा Fs cos 30 degree. Now what is the displacement? You are given how much? Pulled horizontally on a rough surface with constant velocity. The applied force is and find the work done. Displacement missing है, लिख लीजिएगा find the work done by friction, एक लाइन यहाँ पे लिख लीजिएगा, in moving the block horizontally by 10 meter, ठीक है।
इन मूविंग द ब्लॉक हॉरिजॉन्टली बाय 10 मीटर, ठीक है, यानी कितना ये मूवमेंट हुआ है 10 मीटर का, ठीक है, ये लाइन लिख लीजिएगा, इन मूविंग द ब्लॉक हॉरिजॉन्टली बाय 10 मीटर। तो S को ले लो 10 मीटर और F कितना दिया हुआ है, फोर्स इज 20 न्यूटन, तो ये जगह 20 इंटू 10 एंड कॉस 30 इज √3/2, ये कितना आ गया 5, तो ये आ गया 100√3 जूल्स। दिस इज द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स F। अब सवाल ये है कि फ्रिक्शन का वर्क होगा कि नहीं होगा। तो अब देखो जो अगली फोर्स है, जो पॉसिबिलिटी है, अभी मैंने क्या लिखा था कि आई हैव नॉट मेड फ्रिक्शन येट। फ्रिक्शन लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है कि नहीं, रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं, सरफेस रफ है कि नहीं। हम उस डिटेल में जाए बिना ये बता सकते हैं कि फ्रिक्शन वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अब जो अगली पॉसिबल फोर्स है वो फ्रिक्शन ही है। नो ओनली पॉसिबल फोर्स लेफ्ट इज फ्रिक्शन। देखो मैं अप्रोच देखना, मैं ऐसा भी कर सकता था कि पहले फ्रिक्शन को निकालूं बना के और फिर करूं, नो, बट मैं वो अप्रोच नहीं कर रहा हूं, मैं वर्क के कंसेप्ट से कर रहा हूं। तो लेट WF बी द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। मान लो भाई कि फ्रिक्शन लग रहा है और वो कितना वर्क कर रहा है WF, और यही आपको पता लगाना है। तो आपने देखा जो टोटल वर्क होगा वो 0 आना चाहिए। ऑलरेडी यू हैव सीन सिंस द ब्लॉक इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय अप्लाइड, वर्क डन बाय फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ये तो ऑलरेडी 0 है, तो वर्क डन बाय, ये तो 0 है ना, ये तो आया, तो दोनों 0 आ गया, तो इन दोनों का समेशन 0 आना चाहिए। तो देयरफॉर वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ गया, -100√3 जूल। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एंड ऑल्सो डूइंग द वर्क विच इज हाउ मच, -100√3 जूल। कितना आ गया, -100√3 जूल, ठीक है। देखो यहां मैंने क्या अप्रोच लगाया, मैंने पहले ये समझा कि भाई ब्लॉक इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इफ समथिंग मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई भी चीज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो उस पे जो रिजल्टेंट फोर्स है, नेट फोर्स है, वो 0 होती है एंड दैट्स वाई जो टोटल वर्क होता है वो 0 होता है। यानी कितनी भी फोर्स इस पे लग जाए, जो टोटल वर्क होगा वो 0 आएगा। ये पहला की पॉइंट था। दूसरा की पॉइंट हमने क्या किया कि जो जो नॉन फोर्सेस है, जो तुम 100% श्योर हो कि लगेंगी, वो बना लिया। एक N बना दिया ऊपर, एक mg बना दिया नीचे, और एक F अप्लाइड फोर्स है। फ्रिक्शन अभी मैंने नहीं बनाया। अब मैंने जितनी ये 3 फोर्सेस बनाई हैं, इनका हमने वर्क निकाल लिया। तो N ने कोई वर्क नहीं किया, 90 डिग्री था डिस्प्लेसमेंट के साथ। ग्रेविटी ने भी कोई वर्क नहीं किया, सेम रीजन परपेंडिकुलर था डिस्प्लेसमेंट के साथ। और अप्लाइड फोर्स ने 100√3 जूल का वर्क किया। अब हमें फ्रिक्शन का वर्क निकालना था, तो हमने उसको अननोन ले लिया, लेट WF बी द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फिर हमने यही वाले कंसेप्ट का यूज किया कि जो टोटल वर्क है वो 0 आना चाहिए। और फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क कितना आ गया, -100√3 जूल, ठीक है। दिस इज द वे। एक इसका ऑल्टरनेटिव वे भी है, आप इसको डायनेमिक्स से पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लो, क्योंकि सिंस इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो नेट फोर्स विल बी 0। तो वो वाला अगर तुम अप्रोच लगाओगे तो यहां पे जो फोर्स आएगी वो आएगी F cos 30, और इधर आप क्या बनाओगे, लेफ्ट साइड फ्रिक्शन, क्योंकि वो ही तो F cos 30 को बैलेंस करेगी ना। तो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू F cos 30। अब आपको फ्रिक्शन निकल आएगा, फिर फ्रिक्शन का वर्क निकाल लीजिए ना। फ्रिक्शन इधर है, S इधर है, दोनों के बीच का कितना एंगल होगा, 180 डिग्री। तो वहां से वर्क कितना आ जाएगा, Fs cos 180 डिग्री, ठीक है। एक वो वे भी है, वो आपके न्यूटन्स लॉ का अप्रोच हो जाएगा। क्लियर है ये? So this is how we found the work done by some unknown agent when something is moving with constant velocity. Now let's see, अभी तक हम जितने केसेस पढ़ रहे थे उसमें we have seen the work done by a constant force. Now as I have told you in lecture 1 of work energy कि when we say constant force it means a force which is fixed, not changing, both in magnitude as well as the direction. उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो और उसका डायरेक्शन भी फिक्स हो। अब हम देखते हैं द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब देखिए वेरिएबल फोर्स क्या होती है, एनी फोर्स विच इज चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड
or a force which is changing in the direction or which is changing both in magnitude as well as the direction. तो अब हम ये अप्रोच देखेंगे हाउ वी कैन फाइंड द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. ठीक है, अब देखो यहां पे आप बनाते हो, सबसे पहले समझ लो इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट. इनफिनिटेसिमल का मतलब हो गया एलिमेंटल, समथिंग इनफाइनाइटली स्मॉल, यानी यहां कैलकुलस का अप्रोच लगेगा. और इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट बनता कैसे है, जैसे ये आपने पार्टिकल का पाथ बनाया और कहीं पे भी अगर आपको डीएल बनाना है, इनफिनिटेसिमल दो वर्ड से बना होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल. ठीक है, कैलकुलस में वी हैव सीन इन मैथमेटिकल टूल्स कि इनफिनिटेसिमल दो वर्ड से बना होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल. तो कहीं पे भी अगर आपको डीएस बनाना है तो वो उस पाथ से टेंजेंशियल बनता है. कैसा बनता है? टेंजेंशियल. उस पॉइंट पे जहां पे भी आप बनाओगे उस पॉइंट पे ये टेंजेंशियल बनता है. ठीक है, तो मान लो आपका पार्टिकल को आप इनिशियल पॉइंट आई से एफ ले गए एंड दिस इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, और अब जो फोर्स लग रही है पार्टिकल पे वो वेरिएबल है. वो क्या है? वेरिएबल है. मे बी चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड, मे बी चेंजिंग इन डायरेक्शन, मे बी चेंजिंग बोथ इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. तो हर एक पॉइंट पे मान लो फोर्स अब आप बना रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम आए. मान लो यहाँ पे ये फोर्स ऐसे है, यहाँ आपने बनाया तो इस तरीके से बनी, यहाँ पे इट इज समथिंग लाइक दिस ना. तो हर जगह आप देख सकते हो फोर्स कैन चेंज ईदर इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ. अब आपको वर्क निकालना है, तो यहाँ पे एफ डॉट एस आप नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि एफ डॉट एस तभी अप्लाई होता है व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट. तो यहां सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक छोटा सा इनफाइनाइटली स्मॉल, जिसको क्या कह सकते हो, इनफिनिटेसिमल या एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट ले लो, वेक्टर डीएस. और वो आप कैसे बनाओगे? टेंजेंशियल. जैसे यहां बनाओगे समथिंग लाइक दिस, यहां बनाएंगे तो ऐसे, यहां बनाएंगे ऐसे. ठीक है, तो ये आपने बना दिया वेक्टर डीएस, एक छोटा सा इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. अब मान लो ये डीएस और एफ के बीच का यहाँ पे जो एंगल है वो है थीटा. कितना है? थीटा. ठीक है, अब देखिए अगर आप इसका हाईली मैग्नीफाइड फिगर देखते हो ये डीएस का, तो ये इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है, इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि इस सेगमेंट में आप फोर्स के वेरिएशन को निग्लेक्ट कर सकते हो. दिस इज सो स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल. तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो आपकी फोर्स है वो क्या है? कांस्टेंट है. यही कैलकुलस का रोल होता है हर जगह. इतना छोटा आप एलिमेंट ले लेते हो कि उसमें क्वांटिटी के वेरिएशन को आप निग्लेक्ट कर सकते हो और उसको कांस्टेंट मान सकते हो. ठीक है, अब यहां पे जो वर्क होगा, यहां जो वर्क होगा, वर्क इन दिस डिस्प्लेसमेंट, एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क होगा उसको आप डी डब्ल्यू लिखोगे, क्योंकि जब आप एक फाइनाइट क्वांटिटी को इनफाइनाइटली स्मॉल के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर विल बी इनफाइनाइटली स्मॉल. तो दिस विल बी द वर्क डन इन दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में वर्क होगा एफ डॉट डी एस. अब ऐसे कितने, अब ये देखिए एक छोटा सा अमाउंट ऑफ वर्क आया है ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट में. आप पार्टिकल को आई से एफ ले गए हो, तो ऐसे कितने डिस्प्लेसमेंट होंगे? देयर विल बी सो मेनी यू नो, सो मेनी, अ बिग नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस, और सब में कुछ ना कुछ वर्क होगा. तो अगर आपको टोटल वर्क चाहिए, टोटल वर्क फ्रॉम आई टू एफ, तो ये जितने डी डब्ल्यू है उन सबको आपको एडअप करना होगा. और कैलकुलस की लैंग्वेज में एडिशन का मतलब क्या होता है? समेशन का, या एडिशन का मतलब होता है इंटीग्रल. तो ये हो जाएगा ये आई से एफ, यानी आपकी इक्वेशन आ जाएगी वर्क इज इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस. ये आपका अप्रोच होगा व्हेन द फोर्स इज वेरिएबल. ठीक है, इसे नोट कर लेंगे, ये हमारा अप्रोच होगा व्हेन फोर्स इज वेरिएबल. यहां एफ डॉट एस नहीं लगेगा, यहां ये लगेगा इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस. और देखो यहां पे कुछ पॉइंट समझ लेना, यहां कुछ पॉइंट हम एकदम फिंगर टिप पे रखेंगे. पहला पॉइंट तो ये है कि जब आप ये लिखोगे तो ये इक्वेशन तभी एप्लीकेबल है व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट. ठीक है, अगर वेरिएबल फोर्स है,
अगर फोर्स वेरिएबल है तो आप ये लिखोगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट ये। इसे पाथ इंटीग्रल भी कहते हैं। देखो डीएस के साथ हो रहा है ना, यानी पाथ के साथ हो रहा है, तो इसको पाथ या लाइन इंटीग्रल भी कहते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर देखो फोर्स वेरिएबल है ना, वहां पे भी आप ये लगा सकते हो। जो कैलकुलस का अप्रोच है वो यूनिवर्सल होता है, सॉरी वेरिएबल कह रहा हूं। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो आप इससे भी कर सकते हो, इससे आप देखोगे ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, ठीक है। हालांकि क्या होता है कि वो काफी लंबा अप्रोच हो जाता है, तो कांस्टेंट फोर्स के लिए हम ये अप्लाई कर देते हैं, बट हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि अप्रोच दिस इज यूनिवर्सल अप्रोच, समझ लो ना, दिस इज व्हाट universal approach and can even be applied in constant force case, ठीक है। यानी अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वहां पे भी आप ये लगा सकते हो, आपका आंसर अपने आप ये बन जाएगा। बट वहां क्या होता है, क्योंकि हम थोड़े से स्टेप्स कम कर देते हैं, तो हम सीधे ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, पूरे फिजिक्स में आप देखोगे जो कैलकुलस वाला अप्रोच होगा ना, वो यूनिवर्सल अप्रोच होता है, वो आप हर जगह लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया, जब भी वेरिएबल फोर्स होगी वी विल अप्लाई दिस इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। अब अगला देखो, जब आप इसे सॉल्व करोगे, ओपन करोगे प्रॉब्लम में, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एफ डी एस कॉस थीटा, ठीक है। ये जो एफ डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। और थीटा किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर डी एस एंड वेक्टर एफ, ठीक है। अब मान लो जब हाँ आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, जिस भी पाथ पे इंटीग्रेट करोगे, हो सकता है फोर्स अपने डायरेक्शन में बदल रही हो बट मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट हो। ऐसा हो सकता है ना कि फोर्स अपने डायरेक्शन में बदल रही हो बट जो उसका मैग्नीट्यूड हो वो हर जगह सेम हो। तो उस केस में ये वाला एफ इंटीग्रेशन में बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है फोर्स के मैग्नीट्यूड को, ठीक है। ये क्या बता रहा है, फोर्स के मैग्नीट्यूड को। अगर हर एक पॉइंट पे ds और f के बीच का एंगल सेम होता है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, और उस केस में cos थीटा भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल इवैल्यूएट द इंटीग्रल डिपेंडिंग व्हाट क्वांटिटीज आर कांस्टेंट इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम और इन पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, जैसे मान लो फोर्स ये दिया है एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, और आपको जो ds दिया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो ये दिया है dx, x का कंपोनेंट dx आई कैप, y पे dy j कैप, और z पे dz k कैप, ठीक। अब आप देखिए, आप वर्क ये लिखोगे f डॉट ds, ये सुनो, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो यहां पे वर्क कैसे लिखाएगा, अब देखिए यहां पे आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, तो एफ एक्स dx प्लस एफ वाई dy प्लस एफ जेड डी जेड, ये आ गया। पूरे पे आप ब्रैकेट लगा दो। अब इनिशियल कोऑर्डिनेट्स आप लोगे लिमिट्स x1 y1 z1, और फाइनल लिमिट्स आप रख दोगे जो भी आपके फाइनल कोऑर्डिनेट्स दिए हो सकता है प्रॉब्लम में केवल 2 डायमेंशंस का ही यूज हो, मान लो x और y दिया है, z का यूज ही नहीं है तो हम z का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल अप्लाई द मेथड ऑफ अ वेरिएबल फोर्स व्हेन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर गिवन इन कंपोनेंट्स, ठीक है। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसमें दिए होंगे, कंपोनेंट में, ठीक है। तो दिस वी हैव सीन हाउ वी कैन फाइंड द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ये हमने देखा कैसे आप वर्क पता लगाते हो बाय वेरिएबल फोर्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट ds। नाउ लेट्स सी, अब इसी का देखो, अभी मैंने आपको ये बताया कि जब डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे ना मल्टी डायमेंशनल केस में, तो ये होता है एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड, एफ एक्स डी एस एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड, ठीक है। जैसे एक इलस्ट्रेशन देखो करके दिखा दे रहा हूं और क्लियर हो जाएगा ये। मान लीजिए आपकी फोर्स की इक्वेशन ये दी हुई है कि आपको फोर्स दिया है 3x आई कैप
प्लस 2y स्क्वायर जे कैप न्यूटन्स, और आपसे कहा जा रहा है फाइंड वर्क डन to move particle from A 1,1 to B से 3,2। ठीक है, ये देखो, तो तुम्हें देखो फोर्स दे दी, फोर्स की इक्वेशन दी हुई है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म में, और आपको इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है कहां से आप ले जा रहे हो, कहां तक ले जा रहे हो। ठीक है, और आपको वर्क पता लगाना है। सबसे पहला की पॉइंट देखो कि जब तुम फोर्स की इक्वेशन देख रहे हो, कैन यू सी, जब आप फोर्स की इक्वेशन देख रहे हो तो यहाँ पे एक्स और वाई आए, यानी पोजीशन का इन्वॉल्वमेंट है, और अगर पोजीशन का इन्वॉल्वमेंट है तो ये क्या है, वेरिएबल फोर्स, यानी एफ इज वेरिएबल इन नेचर। तो यहाँ पे एफ डॉट एस की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, पहला तो की पॉइंट ये हो गया। अभी ऐसी प्रॉब्लम एक और हमने थोड़ी देर पहले की थी ना, डॉट प्रोडक्ट से, बट उस प्रॉब्लम में आपको याद होगा कि जो एफ था वो कांस्टेंट फोर्स थी। क्या थी, कांस्टेंट फोर्स थी। तो यहाँ ये क्या है, वेरिएबल फोर्स। अब अगर आप देखो इसको इससे कंपेयर करो, दो ही कंपोनेंट लेना है तो जेड वाला लिखने की जरूरत नहीं है, आई कैप के साथ एफ एक्स और जे कैप के साथ एफ वाई। तो यू कैन इजिली सी कि एफ एक्स की वैल्यू है 3x ना, आई कैप का कोएफिशिएंट कौन है, 3x, तो एफ एक्स हो गया 3x, और एफ वाई की वैल्यू क्या है, जे कैप के साथ कौन है, 2y स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपको एफ एक्स मिल गया और एफ वाई मिल गया। अब ये वाला फंडा लगा देना है हमें। ठीक है, तो तुम्हें वर्क पता लगाना है, तो वर्क क्या होगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, पूरे पे लगा दीजिए ब्रैकेट। जेड वाला लिखने की नीड नहीं है, 2 डायमेंशनल केस है। यहाँ लिखिए x1 y1 और यहाँ लिखिए x2 y2, ये लिमिट्स होगी इंटीग्रल की। तो व्हाट इज योर एफ एक्स, 3x dx प्लस एफ वाई कितना है, 2y स्क्वायर dy। ठीक, अब आप लिमिट्स देखिए, 1,1 ये x1 और y1 हो गया ना, और 3,2, तो 1,1 3,2। चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 3x का इंटीग्रल होगा 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2y क्यूब बाई 3। यार लिमिट्स लगा दो, तो लोअर लिमिट क्या है, 1,1। इसका मतलब समझ गया ना कि x1 1 है, y1 1 है, और हायर लिमिट क्या है, x2 3 है और y2 की वैल्यू हायर 2 है। अब लिमिट इम्पोज कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर। तो सीधे देखो x की लिमिट्स लगा दिया जाए। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट आपसे कर रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेशन विद लिमिट्स आता होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये हम लोग काइनेमेटिक्स से करते आते हैं, तो ये जो इंटीग्रल करना होता है, डेफिनेट इंटीग्रल के लिमिट्स कैसे लगाते हैं, ये आपको आता होगा। ठीक, तो 3/2 x2 हायर लिमिट, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ना, x की जगह हायर रख दिया, माइनस x की जगह लोअर, प्लस 2/3 y क्यूब, हायर वैल्यू y की क्या है 2 और लोअर वैल्यू क्या है 1, so we'll get 3/2 9 minus 1 plus 2/3 8 minus 1, तो कितना आ गया 3/2 multiplied by 8 plus 2/3 multiplied by 7। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4, तो 4 into 3 12 plus 14/3, ये आपका वर्क आ गया। तो ये आंसर विल बी 36 plus 14/3, कितना आ जाएगा 50/3 जूल्स। ये सुनो, ये आंसर आ गया। तो यहाँ मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन दिखा दिया कि हाउ यू कैन फाइंड द वर्क व्हेन द फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स। एक एफ एक्स दिया था, एक एफ वाई दिया था, यहाँ इंटीग्रल की स्किल यूज होगी। ठीक है, यहाँ कैलकुलस यूज होगा, इंटीग्रल की स्किल। चलिए आगे आते हैं, ये देखो यहाँ 2 डायमेंशनल केस था, फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट भी था और वाई कॉम्पोनेंट भी था। अब आते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स 1D केस। तो देखिए 1D केस अगर है तो केस और आसान हो जाएगा। अब तो अगर मान लीजिए फोर्स इज सिंपली एक्टिंग ऑन द एक्स एक्सिस, ये तो उसी का स्पेशल केस हो गया ना, मान लो एक्स एक्सिस है और इसी के लॉन्ग फोर्स लग रही है। अब फोर्स पॉजिटिव एक्स पे भी लग सकती है, नेगेटिव एक्स पे भी लग सकती है। अगर एफ एक्स पॉजिटिव आया तो वो पॉजिटिव एक्स पे लगेगी,
और अगर एफ एक्स नेगेटिव है तो माइनस पे लगेगी। तो जब 1D केस आप लिखोगे तो केवल ये लिखना होगा, यस और नो। सही है। अगर वन डायमेंशनल केस लिख रहे हो तो ना y कंपोनेंट होगा ना z कंपोनेंट होगा, सीधे एफ एक्स डी एक्स। कभी कभी आप देखोगे प्रॉब्लम्स में, ऑफन इट इज सेड दैट एफ एक्स along x एक्सिस। कई बार प्रॉब्लम में तुम देखोगे कि एफ एक्स ना कह के वो सीधे एफ ही लिख देती है, और 1D केस होता है तो इसका मतलब है कि जो एफ एक्स है उसको उन्होंने नाम एफ दे दिया, पार्टिकल इज फ्री टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस। तो यही इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। सही है, समझ गए ना भाई, प्रिसाइजली लिखा जाता है ये एफ एक्स डी एक्स। अब अगर तुमसे प्रॉब्लम कह रही है कि एक ब्लॉक है और उस पर एक्स एक्सिस पे फोर्स लग रही है एफ, प्रॉब्लम इज सेइंग एक्स एक्सिस पे फोर्स एफ लग रही है और वर्क पता लगाओ जब वो x1 से x2 चला गया, तो अब यही इक्वेशन लगाओगे। और प्रॉब्लम में कहा है कि फोर्स f है तो एफ एक्स को f लिख दिया। ठीक है, तो दिस इज सिंपली नथिंग न्यू। ये देखो, ये जो अभी मैंने आपको बताया था मल्टी डायमेंशनल केस 3D वाला, उसी का ये क्या हो गया है कि स्पेशल केस हो गया। उसी का ये क्या बन गया है कि स्पेशल केस बन गया 1D केस। व्हेन पार्टिकल इज कंस्ट्रेंड या रिस्ट्रिक्टेड टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है? 1D। प्लेन हमने देखा था क्या कहलाता है? 2 डायमेंशनल। और स्पेस क्या होता है? 3D। तो जब भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, ब्लॉक है, वो स्ट्रेट लाइन पे चलता है और फोर्स लग रही है, वर्क पता लगाना है, तो वो 1 डायमेंशनल केस होता है। जैसे एक इलस्ट्रेशन देख लीजिए। अ फोर्स 15 plus 0.5x acts on a particle in the positive x-axis, where F is in Newton and x is in meter. Find the work done by the force during a displacement from x is equal to 0 to x is equal to 2 meter. तो बहुत आसान है। अब तो तुम्हें फोर्स पे वेक्टर साइन नहीं दी है, समझना, आपको केवल ये दिया हुआ है क्योंकि ये 1 डायमेंशनल केस है। ठीक है, केवल ये इक्वेशन दी हुई है। सी द डिफरेंस इस प्रॉब्लम में और जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपकी प्रॉब्लम में एक कराई थी, ये वाली। यहां देखो, फोर्स आई कैप और जे कैप में दी थी, ये 2D केस था। यहां इन्होंने सीधे बता दिया तुमको कि फोर्स एक्स एक्सिस पे लग रही है और ये दी हुई है, और तुम्हें पता लगाना है कि जब इनिशियल पोजीशन एक्स की 0 है और फाइनली आप कहां ले गए हो 2 मीटर, तो फोर्स कितना वर्क करेगी। तो आई कैन से इट्स अ 1 डायमेंशनल केस, क्योंकि मूवमेंट एक्स एक्सिस पे हो रहा है और फोर्स भी एक्स एक्सिस पे लग रही है, तो ये कौन सा केस हो गया? 1 डायमेंशनल केस हो गया। तो वर्क होगा एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम x1 से x2। अब जो एफ एक्स है वो इस प्रॉब्लम में उसी का नाम इन्होंने एफ दे दिया ना, तो इसको तुम ये भी लिख सकते हो, यही मैं अभी बताया था ना आपको ये। और f की वैल्यू कितनी है? 15 प्लस पॉइंट, क्योंकि f बाहर तो आएगा नहीं, क्लियर है ना? f इंटीग्रेशन में बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है? वेरिएबल। यू कैन सी योरसेल्फ कि जो तुम्हारी f की वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रही है, यानी ये वेरिएबल फोर्स है। तभी तो इंटीग्रेशन वाला अप्रोच यूज हो रहा है, क्योंकि अगर कांस्टेंट फोर्स होती तब तो f डॉट एस लगा देते। तो यहाँ x1 और यहाँ x2। x1 कितना है? 0। x2 कितना है? 2 मीटर। अब बस, अब तो इंटीग्रल की स्केल है, तो 15 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 15x। 0.5 का कितना होगा? 0.5 तो 0.5 रहेगा, x का होगा x स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स कहाँ से कहाँ? तो x1 की वैल्यू हो गई 0, x2 की वैल्यू हो गई 2। तो लिमिट पुट कर दीजिए, तो 15 इट विल बी 2 माइनस 0 प्लस 0.5 बाई 2 एक्स स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। सो वर्क इज 15 इंटू 2 30 प्लस 0.5 बाई 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 माइनस 0 विल बी 4, ये हो गया 2, 2 इंटू 0.5 विल बी 1, तो आंसर इज 31 जूल। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, वही जैसे आपने मल्टी डायमेंशनल केस में वर्क देखा था ना, यहां और आसान हो गया, केवल एफ एक्स डी एक्स लिखना है। समझिए? नाउ लेट्स सी अ वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच जो बहुत जगह यूज होना है आपके प्रॉब्लम्स में, कि ग्राफिकली आप वर्क कैसे पता लगाते हो। अब देखो, ये तो समझ में आ गया
कि वर्क की इक्वेशन ये आ रही है एफ डी एक्स, x1 से x2। प्रिसाइजली x को पोजीशन कहा जाता है, और हमने शुरू से मैथमेटिकल टूल्स और मैथमेटिकल स्किल्स से हम देखते आए हैं कि इंटीग्रेशन की ग्राफिकल मीनिंग क्या होती है, एरिया ऑफ द ग्राफ। तो यहां पे देखो फोर्स और x, अगर तुम्हें फोर्स और x का ग्राफ दे दिया जाए, कर्व दे दिया जाए, किसका, फोर्स का और पोजीशन का, कभी कभी ये डिस्प्लेसमेंट भी कहा जा सकता है, इसीलिए मैंने देखो यहाँ दोनों चीजें लिखी हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट या फोर्स पोजीशन ग्राफ। बुक में या प्रॉब्लम्स में अगर ये न्यूटन में है या मीटर में है तो वर्क जूल्स में आएगा। तो मैंने कहा बुक्स में या प्रॉब्लम्स में कई बार यहाँ आपको पोजीशन भी कहा जा सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी कहा जा सकता है। तो अगर आपको दो पॉइंट के बीच का वर्क निकालना है, दो पॉइंट के बीच का वर्क निकालना है, तो ये तो कर्व हो गया या ग्राफ हो गया, और इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ द ग्राफ। तो ये x1 पे एक वर्टिकल लाइन बना दो, एक x2 पे वर्टिकल लाइन बना दो, सही है। एक x1 पे वर्टिकल लाइन बनाइए, एक x2 पे वर्टिकल लाइन बना दीजिए, और ये जो बाउंडेड एरिया होगा, ये जो बाउंडेड एरिया होगा ये क्या दे देगा, वर्क। ऊपर का एरिया याद है हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे का नेगेटिव लेंगे। तो वर्क इज व्हाट, एरिया ऑफ द पोजीशन, सॉरी फोर्स पोजीशन या फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। हाउ वी कैन फाइंड वर्क, एरिया ऑफ द फोर्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स पोजीशन ग्राफ, लिख लीजिए इससे, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का हो या फोर्स पोजीशन का हो, जो भी। तो ये ग्राफ इस तरीके का है। फोर्स आपको न्यूटन्स में दी है और डिस्प्लेसमेंट आपको मीटर्स में दिया हुआ है। एंड दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज योर 10, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, 10, एंड दिस इज -10, ठीक है। आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स फ्रॉम 0 to 10 मीटर। तो पहले में तुम्हें 0 और 10 मीटर के बीच का वर्क निकालना है, समझना। पहले पार्ट में तुम्हें 0 और 10 मीटर के बीच का वर्क निकालना है। ठीक है, और दूसरे में हमें दूसरे में हमें 8 से 10 मीटर के बीच का निकालना है। तो अभी हमने फंडामेंटल देखा कि अगर तुम्हें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया जाए तो इस ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको वर्क देता है ना। ये ग्राफ किसके साथ एरिया है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ, यही देखा था ना, इसके साथ। यहां देखो एरिया किसके बीच में निकालोगे, ये भी ध्यान रखना। ग्राफ ये है, ये तुमने दो वर्टिकल लाइन बना दी x1 और x2 की, और एरिया बाउंडेड बिटवीन द ग्राफ एंड द x एक्सिस। तो यहां पे अगर 0 और 10 के बीच का निकालना है तो ये पूरा आप एरिया लोगे, ये सुनो ना। और मैंने कहा ऊपर का एरिया क्या लेंगे, पॉजिटिव, और नीचे का एरिया क्या लेंगे, नेगेटिव। तो 0 और 10 के बीच में देखिए, जब x है 0 से लेके कहां तक, x है 10 मीटर, तो एक ये ट्राइंगल बन रहा है, एक ये ट्राइंगल बन रहा है। तो पहला वाला एरिया कितना आएगा, हाफ, बेस कितना है 8, हाइट कितनी है 10, तो ये आ गया आपका 4, यानी 40 जूल। जूल के यूनिट में लिखना, यहाँ एरिया की मीटर स्क्वायर मत यूनिट लिख देना, क्योंकि यहाँ एरिया वर्क को सिग्निफाई करेगा, और इसको प्लस साइन दे दीजिए। सेकेंड एरिया कितना आएगा, हाफ, यहाँ माइनस साइन दे देंगे, क्यों, क्योंकि ये सेकेंड एरिया है, तो इसको नेगेटिव साइन देंगे, ये ऊपर वाला एरिया हमने लिया। बेस कितना है, ये देखो 8 से 2, 8 से 10, 2 आएगा बेस, यस और नो, और हाइट 10, तो 2 इंटू 10। अब यहाँ -10 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने माइनस को अकाउंट में ले लिया है। तो कितना आ गया, -10 जूल। अब टोटल वर्क के लिए दोनों एरिया एल्जेब्रिक साइन के साथ जोड़ दो।
तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 40 माइनस 10 यानी 30 जूल। ठीक है, ये आपका वर्क आ गया किसके बीच में, 0 और 10 के बीच में, 0 और 10 के बीच में। ठीक है, दैट इज कमिंग टू बी हाउ मच 30 जूल्स। सेकंड में आपसे पूछ रहा है 8 और 10 के बीच में बताइए, तो वो तो ऑलरेडी आप देखो निकाल चुके हो। अब 8 और 10 के बीच में निकालना है, तो 8 और 10 के बीच में ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में इतना एरिया आ रहा है, और इस एरिया को क्या साइन देंगे, नेगेटिव। तो कितना आएगा ये एरिया, हाफ, पहले ही नेगेटिव लगा दो, बेस कितना है 2 और हाइट कितनी है 10, तो दैट इज -10 जूल। तो यहाँ का आंसर कितना आएगा, वर्क इज -10 जूल। ठीक है, तो 8 और 10 के डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो वर्क होगा वो -10 जूल्स का होगा। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे देता है और क्या पूछता है, वर्क पूछता है। ठीक है, so this is how we can find the work from the graph of force versus displacement. Okay, so ये आपका lecture 2 था on work energy for school level series.